हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 4 क्लास 8 का पार्ट 4 पढ़ाएंगे, जिसमें है इरिगेशन। इससे पहले हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्टिलाइज़र और बाकी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज का जो पार्ट है वो इरिगेशन से स्टार्ट होगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इधर से आई बटन को टैप करके पहले वाले वीडियो देख लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल गए। तो आप बिना वेस्ट किए हुए टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑल लिविंग बींग्स। इरीगेशन का क्या मतलब होता है? इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई हिंदी में। और सिंचाई का क्या मतलब होता है? खेत में जो पानी दिया जाता है ना, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, कितना पानी कैसे कैसे टाइम पे कहाँ पे देना चाहिए, वो सारा सिस्टम इरीगेशन में आ जाता है। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। सभी जितनी भी जिंदा चीजें हैं उन्हें जरूरत है पानी की जीने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट। पानी जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ के लिए, एंड डेवलपमेंट के लिए और विकास के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। पानी सोख लिया जाता है बाय द प्लांट रूट्स, जड़ों के द्वारा पौधे की, अलोंग विद वाटर, पानी के साथ, मिनरल्स के साथ, एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब, ये भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके अंदर लगभग 90% पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल। पानी जो जरूरी होता है बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड, जो बीज हैं अंकुरित होते हैं, डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अगर सूखी जगह होगी, नमी नहीं होगी, तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, यानी वो अंकुरित नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर। पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व किए जाते हैं, आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। और फिर पार्ट्स में, पेड़ के हर पार्ट में वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेड होते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंटली। अब पानी है ना, जो पौधे को जमने से और गर्म हवाओं से भी बचा करके रखता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए ऑफ द सॉइल, जमीन की, फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, अच्छी फसल उगनी चाहिए। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए हमें पानी बराबर देना चाहिए फील्ड में, खेत में। तो खेत में अच्छे से पानी देना चाहिए, जिससे पौधे को जमने से, यानी सर्दी में जमने से और गर्मी से, दोनों से राहत मिलती है। और पानी जो है वो न्यूट्रिएंट्स को घोल के पेड़ के अंदर हर पार्ट तक पहुंचा देता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। बराबर समय पर जो पानी दिया जाता है उसको इरीगेशन कहते हैं। जैसे मान लो 6 महीने की फसल है, हर 15-15 दिन में आप पानी दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का इरीगेशन बोलेंगे हम इसको। जो पानी दे रहे हैं हम 15-15 दिन पे, रेगुलर टाइम हो गया, ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हो गया 15 डेज का। तो इसमें जो भी हम पानी देते हैं उसको इरीगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब बोल रहे हैं समय जो होता है वो, और पानी की क्वांटिटी, ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। किसी फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे चना है, चने को कम पानी में भी काम चल जाता है, लेकिन धान है, धान को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। सॉइल टू सॉइल एंड सेशन टू सेशन इन समर, गर्मियों में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। जो पानी की फ्रीक्वेंसी होती है वो बदल जाती है सीजन के हिसाब से भी। गर्मियों में ज़्यादा पानी देना पड़ता है, सर्दियों में या बारिश के मौसम में कम पानी देना पड़ता है। वाई इज इट टू सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। क्योंकि होता क्या है, गर्मी में ना इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, जब आसमान से धूप पानी के ऊपर गिरती है तो पानी वेपर बन के उड़ने लग जाता है, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। बोले पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख करके मर गए थे, इस बार मैं अपने पौधों का बड़ा ख्याल रखूँगा। फिर सोर्स ऑफ इरिगेशन। पानी देना तो समझ में आ गया खेतों को, उससे क्या क्या फायदा होता है ये भी समझ में आ गया, लेकिन इसके सोर्स क्या क्या है, पानी आता कहाँ से है। तो द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल। वेल माने कुएं, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आता है। कुएं से आता है, ट्यूबवेल से आता है, तालाब से आता है, झील से आता है, नदियों से आता है, बांध से आता है, और कैनल्स, नहरें या फिर अंडरग्राउंड पानी के सोर्स होते हैं, उनसे आता है।
अब देखो ये आ गया ट्रेडिशनल जो मेथड होते हैं ना वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, आप ये यहाँ पे देख रहे हो, एक आदमी है ना, ये एक बैग होता था, या तो रबड़ का बनाया जाता था और या फिर चमड़े का होता था। अब इस बैग से क्या करते थे, ये जमीन के अंदर से पानी निकालते थे कुएं में से, और ये जो इधर आपको रस्सी दिख रही है इसको कोई जानवर खींचता था, फिर इसको वापस डाल देता था और उसमें कर देता था, और यहाँ पे एक टैंक सा बना लेते थे और उस टैंक में इस पानी को भर देते थे और फिर वही पानी को पूरे खेत में ले जाते थे। तो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। जमीन से पानी को निकालने का अलग अलग तरीका होता है अलग अलग एरिया में, कहीं पे पानी बहुत ऊंचा होता है, कहीं पे बहुत नीचा होता है, तो उसी के हिसाब से पानी को निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है। कैटल यानी हमारे पशु और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दिस मेथड, यानी जानवरों को या आदमी को जोड़ करके इसमें से पानी निकालने के लिए जोड़ा जाता है। सो दीज मेथड आर चीपर, तो ये सस्ते पड़ते थे बट लेस एफिशिएंट, परंतु एफिशिएंट कम थे। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर माउट पुली सिस्टम, माउट बोलते थे इसको, और चैन पंप से भी पानी खींचा जाता था। ये देखो ये रैट टाइप का है, ये घूमता रहता था नाली में, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पानी डालता रहता था और ये आगे चलता रहता था पानी। फिर एक ये होता था, पत्थर होता था, इसको पीछे से उठा देते थे ऐसे, तो ये अंदर से पानी भर लेता था और फिर ये ऊपर ले आता था, तो फिर इसको बिखरा देते थे, तो ये भी चलता रहता था। तो ये सारे एक एक मेथड दिखा रखे हैं। ए में माउट दिखाया था आपको, बी में चैन पंप दिखाया था, और ये देख ली। फिर ये रैट, इसको रैट बोलते थे, ये अंडरग्राउंड होता था, ये यहाँ से जो दिखा रखा ना, ये अंडरग्राउंड एक पाइप वगैरह कुछ होता था जो इसको गोल गोल घुमाता था, जिसकी वजह से ये भी गोल गोल घूमता था। ठीक है, तो पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, लेकिन पंप का सब में प्रयोग किया जाता कॉमन रूप से। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप्स, और ये बाद में फिर इन चीज़ों का यूज़ करके इसको चलाया जाने लगा, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी के सहायता से। फिर ये आ गए हमारे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। वो तो थे ट्रेडिशनल मेथड, मतलब जो हमारे पहले से ही चला आ रहा था। और अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का क्या है? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। अब मॉडर्न मेथड है इरिगेशन के, वो हमारी सहायता करते हैं इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो। मेन मेथड ये है, सबसे पहला मेथड बता रखा है वो स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर में क्या होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल इन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। मतलब जो बढ़िया जगह नहीं हो, बराबर जगह नहीं हो, और ना ही ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पानी हो। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशन नोजल ऑन टॉप। मतलब ये पाइप देखो आप दिखा रखे होंगे आपको, एक सीधा पाइप है बड़ा, फिर यहाँ पे से पाइप जा रहा है और इस पर एक सीधा खड़े पाइप लगा दिए ऐसे, ठीक है, और ऊपर लगा दी नोजल। नोजल क्या होता है? नोजल में से पानी निकलता है थोड़ा थोड़ा करके फुहारे की तरह। आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन, और उन्हें मेन पाइपलाइन से जोड़ दी। ये यहाँ से पानी खींच रही है मोटर और ये दूसरी मेन पाइपलाइन होगी, ठीक है। तो मेन पाइपलाइन से जोड़ दी और रेगुलर इंटरवल में इसे चलाते रहते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। अब देखो होता क्या है, जब मेन जो लाइन है ना उसमें से जब प्रेशर से पानी डाला जाता है तो आगे जो ये नोजल लगी हुई हैं, ठीक है, ये रोटेटिंग नोजल होती हैं। जब ये पानी में चलता है ना तो ये रोटेट करने लग जाती हैं, ठीक है, प्रेशर की वजह से गोल गोल घूमती हैं और ये प्रेशर को, पानी को ऐसे ऐसे चारों तरफ अपने फैलाती रहती हैं। तो एक एक नोजल पे इतना एरिया, फिर अगली इतना एरिया, फिर उससे अगली इतना एरिया, इस तरीके से सारे एरिया को कवर कर लेते हैं। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, और ये फसल के ऊपर फुहारे की तरह बसती है। एज इफ इट इज रेनिंग, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। जैसे ही बारिश होती है, बारिश की तरह का ही ये अपना स्प्रिंकलर बन जाता है। कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, तो कॉफ़ी और कुछ अदर दूसरी फसलों में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फिर हमारा दिखाया हुआ है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम भी इसी के जैसा होता है। स्प्रिंकलर में तो क्या है, आसमान में से पानी आता है छटके, ठीक है, फुहारे की तरह चारों तरफ, जैसे फुहारा चलता है इसी तरीके से पानी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है चारों तरफ, और वो नीचे धीरे धीरे आता रहता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जमीन के अंदर ही पाइप दबाए जाते हैं और पौधे की जड़ में प्लास्टिक की पाइप छोटी छोटी छोड़ दी जाती है जो बूंद बूंद करके उसकी जड़ में पानी देते हैं।
In this system, water fall drop by drop directly near the roots. So it is called a drip system. It is the best technique for watering fruit plants and garden in tree. ये सबसे अच्छा तरीका है खेत को पानी देने के लिए. वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. तो पानी तो खराब होगा ही नहीं, क्योंकि बाकी जगह में पानी देने की जरूरत ही नहीं है, पौधे की सिर्फ जड़ में जा रहा है डायरेक्ट पानी. इट इज ए बून इन रीजन वेयर अवेलेबल ऑफ वाटर इज पुअर. यह उस एरिया के लिए सबसे बेस्ट होती है जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है. ये देखो आप देख सकते हो, ये ड्रिप सिस्टम है और ये छोटी छोटी जो वायर्स होती हैं, देखिए ये छोटी छोटी पाइप होती हैं और ये सीधा एक एक बूंद करके यहाँ पे पानी डालते रहेंगे सीधे उसकी जड़ में. ठीक है, तो जहाँ सूखा एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादातर ये ड्रिप सिस्टम यूज़ होता है. मैं जहाँ पे रहता हूँ कच्छ, गुजरात का कच्छ का एरिया है, वहाँ पे हर जगह ये ड्रिप सिस्टम यूज़ होता है. अनार में, लगभग हर फसल में ये यूज़ किया जाता है. फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड. तो ये तो था इरिगेशन का. अब आ गया हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड. तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में पहले हम समझ लें. वीड्स होता क्या है? वीड्स ऐसे घास होते हैं जो जैसे हमारी जो मेन फसल है ना, उसके अलावा जो खेत में घास उग जाती है, हमने जो बोया उसके साथ साथ कुछ और घास फूस जो उग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं. तो वीड्स का मेन काम क्या रहता है? वो जैसे अभी हमारा पौधा जो है, उस पौधे के आसपास का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सोख लेती है. तो इसलिए उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स और पानी है जो वो हमारे मेन पौधे को या हमारी फसल को मिल जाए. बूजो एंड पहली वांट टू नियर बाई वीट फील्ड एंड सा दैट देयर आर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद वीट प्लांट्स. पहली और बूजो खेत में घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि भाई गेहूं के पौधे के साथ साथ कुछ और पौधे भी आसपास उगाए हैं. हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली. क्या ये प्लांट भी किसी कारण से बोए गए हैं, या मतलब इसके पीछे भी फसल पैदा करने का कोई उद्देश्य रहा है? तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स. खेत में जिनकी जरूरत नहीं होती, अनडिजायर, बिना इच्छा के बोए हुए या बिना इच्छा के पैदा हो गए, मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप. क्रॉप के साथ नेचुरली वो पैदा हो जाते हैं. तो दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. इन्हें वीड्स कहा जाता है. द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. और उस घास को निकालना, जो फालतू की घास जो खेत में उग गई है उसको निकालना, उसको बोलते हैं वीडिंग. तो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant from water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. तो ये इफेक्ट डालती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप की. Some weed interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings. अब इसको निकालने के दो तरीके होते हैं. एक तो बाजार से दवाइयाँ आती हैं, दवाइयों को आप छिड़क दो तो ये घास को ख़त्म कर देती हैं. तो वो हार्मफुल होता है. उस घास को अगर तो कोई जानवर खा जाए या उस दवाई को आदमी के अंदर ज़्यादा चली जाए सांस के माध्यम से, तो वो हार्मफुल होती है. और दूसरा तरीका होता है इसको खोद खोद के निकालने का. तो फार्मर एडेप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोइल. जो सूखी मिट्टी में मिला दिया जाता है. द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर they produce flower and seeds. The manual removal including physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी. खुरपी की सहायता से पौधे के आसपास, उसकी जड़ों के आसपास जो भी घास पैदा हुई है उसको खोद के निकाल देंगे. A seed drill is also used to uproot weeds. और एक सीड ड्रिल होता है, मतलब एक तरीके से खोदी की जाती है और उससे भी आसपास में जड़ों को निकाल दिया जाता है, फालतू की जो घास होती है उसको. वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द सेंट्रल केमिकल्स. कुछ केमिकल्स के द्वारा भी यूज किया जाता है, जिसे वीडिसाइड किया जाता है, जिसके नाम दिए हुए 2,4-D. ठीक है. दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स को मारने के लिए. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप. ये क्रॉप को डैमेज नहीं करती. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूट विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर. और ये स्प्रे के माध्यम से खेत में डाल दी जाती है. ये देखो स्प्रे से ही कर रहा है. स्प्रेइंग वीडिसाइड्स. तो स्प्रे करना, ये आप देख रहे हैं कि ये स्प्रे कर रहा है इस खेत में. वीडिसाइड्स इसे बोलते हैं. डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर. तो आदमी के ऊपर भी इफेक्ट डालता है. एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडिसाइड एंड स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड इन फॉर्मेशन. स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स. ये फार्मर की स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालता है. सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली. इसलिए इन केमिकल्स का ध्यान से
प्रयोग करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दीज केमिकल्स। तो ये केमिकल जब हम खेत में स्प्रे करते हैं तो हमें अपनी नाक वाक को ढक के रखना चाहिए अच्छे से, ताकि हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका पैदा ना हो। और असल तो बेस्ट मेथड होता है जो खुरपी वगैरह से या किसी भी तरीके से काट के अगर घास निकाला जाए तो सबसे बेस्ट होता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। और आज नए तो मॉडर्न में तो काटने की बहुत छोटी छोटी मशीनें आ गई, 8-8, 10-10 हज़ार की मशीन आती है जो सारे वीड्स को काट देती है। फिर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग भी हमारा मेन पॉइंट है। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, काटने का तरीका। तो देखो अलग अलग फसल को काटने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड भी होते थे और आज मॉडर्न मेथड भी आ गए। मॉडर्न मेथड में तो मशीन खेत में ही 1 एकड़ का तुरंत काट कूट के एक साइड में कर देती है, जिसमें भूसा अलग कर देती है, अनाज को अलग कर देती है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग है जो इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक करके तैयार हो जाती है तो उसे मैच्योर कहा गया है यहाँ पे। तो जब फसल मैच्योर हो जाती है तब उसे काट लिया जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसे जमीन के ऊपर से ही और या फिर जमीन के बिल्कुल सटा करके काट लिया जाता है। इट्स यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर ए सीरियल्स क्रॉप टू मैच्योर। तो 3 से 4 महीने लगते हैं सीरियल्स टाइप की क्रॉप को पकने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिक्कल। इंडिया में जो कटिंग होती है वो आदमी हाथ से करता है। ये सिक्कल का डिजाइन दिखा रखा है आपको, सिक्कल से, और बाई ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और अब नई नई जो मशीनें आई हैं उन्हें हार्वेस्टर कहा जाता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। और हार्वेस्ट करने के बाद फिर जो ग्रेन और सीड्स हैं उनको अलग अलग किया जाता है और भूसे को अलग किया जाता है। फ्रॉम द चैफ, ये लिखा ना, चैफ से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। और इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। तो थ्रेसिंग में क्या हो जाता है, अनाज को तो एक साइड में कर दिया जाता है और जो भूसा होता है उसको एक साइड में कर दिया जाता है। तो बहुत सारी मशीन आई हुई हैं जो थ्रेसिंग का प्रोसेस अलग कर देते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो पहले बड़ी मशीनें आती थी, कंबाइन, अब तो छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। तो पहले कंबाइन ये काम करती थी, तो हार्वेस्टिंग कर लेती थी और बाद में फिर भूसे को और अनाज को अलग अलग कर देती। विच इज इन अफेक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर, जिसको हम कह सकते हैं कि वो हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी है। वो काट काट के अपने अंदर ले जाती है और फिर हार्वेस्ट कर देती है। ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम सब्सटेंस आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाई फार्मर्स। पहली इज वरीड, पहली चिंतित है। सी नो दैट इट केज्ड पोल्यूशन, इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड्स। तो जब हार्वेस्ट मतलब फसल जब पक जाती है तो कई बार उसमें आग लगने की भी संभावना होती है, जिससे पोल्यूशन होता है। और कई बार बाद में भी जान करके आग लगा दी जाती है, जो बचा हुआ वो होता है, तो उससे प्रदूषण फैलता है। उसके बारे में पहली चिंतित है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो आप कर सकते हो। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेट ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाई विनोविंग। जो छोटे किसान होते हैं वो अपने खेत के कंबाइन नहीं मंगवाते हैं, तो वो थ्रेशर से या छोटी छोटी मशीनें आती हैं उनसे वो विनोइंग का प्रोसेस करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है। ये विनोइंग मशीन है, ये सारा काम आराम से कर देती है। नीचे अनाज फेंकती रहती है और साइड में भूसा फेंक देती है। फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल का क्या मतलब है, जब फसल हमारी पक के तैयार हो जाती है तो हर उसमें मतलब धर्म में कुछ लोगों के अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं इस तरीके के कि भाई फसल निकलने की खुशी मनाई जाती है। तो आफ्टर 3 to 4 months ऑफ ए हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, द साइन ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन एंड ग्रेन्स फिल्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड सीन ऑफ वेल बीइंग। मतलब किसान अपनी फसल को देख करके खुश हो जाता है जब उसके घर पे अनाज के भंडार भर जाते हैं। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सेशन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। जब वो 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसके घर पे जब फसल आ जाती है तो थोड़ा रिलैक्स करने का समय हो जाता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज थस द ग्रेट। जो खेती बाड़ी का जो टाइम था और हार्वेस्ट करने के बाद जो एंजॉय होता है वो बहुत ही मतलब 6 महीने की फसल जब आती है और उसका प्रॉफिट हमें मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है। हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के लगभग हर पार्ट में ये खुशियां मनाई जाती है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुइज्म। स्पेशल फेस्टिवल ओकेशन विद द हार्वेस्ट सीजन। तो हार्वेस्ट के सीजन में बड़े खुशी से इन त्योहारों को मनाया जाता है, जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई, नबानिया हो गया एंड बिहू। तो ये सारे त्यौहार जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तब किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट का जो प्रोसेस है वो है स्टोरेज।
स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ठीक है, फसल को सारा काम करने के बाद, प्रोडक्शन करने के बाद जो स्टोर किया जाता है वही इंपॉर्टेंट काम है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी कीप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हार्वेस्टेड ग्रेन को लंबे समय तक स्टोर किया जाए, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, तो उसे मॉइस्चर से और इंसेक्ट, कीड़ों से, चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से बचा के रखना पड़ता है। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, हार्वेस्टेड जो ताज़ा फसल काट के लाई जाती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर सॉर्टेड विदाउट ड्राइंग, अगर उन्हें बिना सुखाए सीधा ही स्टोर करने के लिए रखा जाए, दे में गेट स्पॉइल्ड, तो वो खराब हो जाएंगे और अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, या दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा उनके ऊपर अटैक कर दिया जाए। मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन, और फिर वो दोबारा से पैदा होने के लिए या खाने के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर, तो सूरज की धूप में उसे अच्छे से सुखा लेना चाहिए और उसका मॉइस्चर खत्म कर देना चाहिए। इन देम द प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो फिर आप इन सभी चीज़ों से उसे बचा सकते हैं। उसमें फिर नहीं तो आपको दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी या बैक्टीरिया या फंजाई लग जाएंगे। आई saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat, I wonder why। इसने पहली ने अपनी माँ को देखा कि वो उसमें नीम के पत्ते डाल रही है ताकि वो उसे लंबे समय तक स्टोर कर सके। ये ग्रेनरीज आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये साइलोज होता है फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ग्रेन को स्टोर करने के लिए होता है। बड़े बड़े ड्राम टाइप के दिख रहे हैं जो आपको, ठीक है। ये बोरियों में डाल डाल के, जूट की बोरियों में, ताकि नमी जो बची हुई हो तो वो नमी ये बोरियां सोख लेती हैं। ठीक है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन अ ग्रेनी बैग्स, अब फार्मर स्टोर करता है ग्रेन्स इन अ जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सियोलीज, और ज़्यादा मात्रा में जब स्टोर करना होता है तो साइलोज बोलते हैं इन्हें, या आप जो भी बोलो, एंड ग्रेनरीज, और ग्रेनरीज बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट, इंसेक्टिसाइड्स, और इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज फूड ग्रेन एट होम, अब सूखी पत्तियां जो है वो घर पे यूज़ की जाती हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउन, बड़े बड़े गोडाउन में बड़ी संख्या में। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ये केमिकल्स का एक प्रोसेस है, उसमें से इनको निकाला जाता है सेफ रखने के लिए। फूड फ्रॉम एनिमल, और जब हम हमारा अनाज निकाल रहे होते हैं ना, तब साथ ही जानवरों के लिए भी फूड्स उसमें से बन रहा होता है, चारा उसमें से बन रहा होता है। ठीक है। मेक द फॉलोइंग टेबल योर नोटबुक फ्रॉम द कंप्लीट इट, जैसे फूड है मिल्क, दूध से हमें क्या क्या मिलता है, सोर्स क्या क्या होते हैं दूध के, काओ, बफेलो, सी, गोट, सी, कैमल, इस तरीके से हमें दूध मिलता है। तो यहाँ पे और भी आप चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कोई मीट का लिख सकते हो, ठीक है, मिल्क का हो गया, फिर अनाज का लिख सकते हो, सीरियल्स, दालें वगैरह हो गई, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, पेड़ पौधों से और जानवरों से हमें अलग अलग तरह का खाना मिलता है। मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरिया, कोस्टल मतलब जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो काफ़ी आदमी समुद्र के आसपास के एरिया में रहते हैं जो मछली खाते हैं। मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, उनकी डाइट का मुख्य पार्ट होता है। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा खाना जो हम खाते हैं हमें वो अलग अलग तरह के पेड़ पौधों से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीडिंग, बीज का सिलेक्शन करना, सोइंग, बोना एटसेट्रा। सिमिलरली एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म हैव टू प्रोवाइड विद द प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री का एक पूरा ही अलग चैप्टर होता है कि जानवरों की देखरेख कैसे की जाए। इसके अंदर उसे कंप्लीट नहीं कर सकते, वो इससे कुछ ज़्यादा ही होता है। आज जानवरों का ध्यान जो है वो और थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, तो उसके बारे में भी अगर कोई चैप्टर आएगा तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, ये बोल रहा है जो मछली है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और उससे हमें विटामिन डी वगैरह मिलती हैं, तो ये तो खा के देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो हर क्लासेस में काम आते हैं, और
इन्हें याद करने से आपको लगभग ये मान लो आपकी वोकैब कंप्लीट हो जाती है। तो इस चैप्टर के आंसर्स आप अपने ओन वर्ड्स में भी दे सकते हैं। और अगर लेसन आपने पूरा अच्छे से नहीं पढ़ाई, आपको पूरा समझ में नहीं आया, तो जो ये मेन पॉइंट्स होते हैं, ये इनको क्रक्स बोलते हैं, जो लेसन में से निकाले हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको पढ़ के भी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं अगर आपको जल्दी तैयारी करनी है। तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, तो सारे क्वेश्चंस आप छाट के अपनी मर्जी से अपने आप करें तो बेस्ट रहेगा। नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे इन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, फ्री का खाना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।